नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है इस ऑनलाइन कक्षा में। मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज भी हम राजनीतिक दल के अंतर्गत एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, वो है दल प्रणाली। दल प्रणाली के रूप। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला हुआ है उसमें राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक दल की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, उसके बारे में समझा था। अब ये जो टॉपिक है दल प्रणाली के रूप, अर्थात हम देखते हैं कई देशों में एक ही दल मिलेगा, कई देशों में मुख्यतः द्विदलीय प्रणाली मिलेगी, कई देशों में बहुदलीय प्रणाली मिलेगी। तो इनका मतलब क्या है, इनका तात्पर्य क्या है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दल प्रणाली के मुख्यतः तीन रूप होते हैं। पहला होता है एक दलीय, दूसरा है द्विदलीय, तीसरा होता है बहुदलीय। एक दलीय प्रणाली, दूसरा होता है बहुदलीय प्रणाली, दूसरा है द्विदलीय प्रणाली, तीसरा है बहुदलीय प्रणाली। ये दुनिया के देशों में राजनीतिक दल इस रूप में हमें नजर आते हैं। इनका मतलब क्या है, हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। कई बार प्रश्न आता है इनसे संबंधित, पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए इनको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक दलीय प्रणाली की। इसका मतलब क्या है, शब्दावली सी समझ में आ जाएगा। एक दल अर्थात जिन देशों में एक ही राजनीतिक दल हो और शासन का संचालन भी उसी दल के हाथों में हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एक दलीय प्रणाली। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है हम चीन में देखते हैं। चीन में एक दलीय प्रणाली है वर्तमान में, और उस दल का नाम है साम्यवादी दल। और इस एक दलीय प्रणाली जिन देशों में होती है उनकी सबसे खास बात यह है कि शासन का संचालन भी उसी दल के हाथों में होता है। किसी और दल को पनपने का मौका ही नहीं दिया जाता। यदि दूसरा दल जन्म लेने की कोशिश करता है, पनपने की कोशिश करता है, तो उसे अवैध करार दे दिया जाता है या शक्ति के प्रयासों से उसे समाप्त कर दिया जाता है। तो जहां एक दलीय प्रणाली है वहां शासन का संचालन एक ही दल के हाथों में होता है और वहां राजनीतिक दल भी एक ही होता है। सरकार की नीतियों पर, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे राजनीतिक नीति हो, चाहे सामाजिक जो कार्यक्रम है, उन पर उस दल का बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव होता है। शासन की सारी नीतियां उस दल के द्वारा बनाई जाती है, उसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है। तो इस प्रकार एक दलीय प्रणाली में शासन का संचालन एक ही दल के हाथों में होता है और उस देश में एक ही राजनीतिक दल होता है। अन्य राजनीतिक दलों को पनपने का, उनके जन्म लेने का उनको कोई अवसर नहीं दिया जाता। वहां यदि कोई दूसरा दल जन्म लेने की कोशिश करे तो उसे समाप्त कर दिया जाता है। तो यह है एक दलीय प्रणाली। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया है, चीन में है। चीन में वहां कौन सा दल है, साम्यवादी दल। एक दलीय प्रणाली, एक ही राजनीतिक दल हो एवं शासन का संचालन भी उसके हाथों में हो। शासन का संचालन भी उसके हाथों में हो। ये होता है एक दलीय प्रणाली। उदाहरण चीन में
साम्यवादी दल के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा हम यदि पुराने उदाहरण भी कुछ हम देख सकते हैं, जैसे जर्मनी में हिटलर ने नाजी दल के रूप में जो व्यवस्था स्थापित की, इटली में मुसोलिनी ने जो व्यवस्था स्थापित की, वो एक दलीय प्रणाली के उदाहरण थे। उन्होंने अपने जो दल है उसी को समर्थन दिया, किसी अन्य दल को पनपने का मौका उन्होंने नहीं दिया। ये होगी एक दलीय प्रणाली। अब हम बात करते हैं एक दलीय प्रणाली के गुण और अवगुण की। क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं इसमें। कुछ अच्छाइयां भी मिलेंगी आपको हर दलीय प्रणाली में, जैसे यहां अनुशासन देखने को मिलेगा, शासन सुदृढ़ मिलेगा। राष्ट्रीय एकता के हिसाब से देखें तो ये शासन प्रणाली अच्छी मानी जाती है, ये दलीय प्रणाली अच्छी मानी जाती है। यहां पर सुदृढ़ शासन मिलेगा, मजबूत मिलेगा शासन जो है, सुदृढ़ शासन मिलेगा। दूसरी बात हमें जब बात करें तो एकता के हिसाब से, क्योंकि निर्णय लेने वाला एक ही राजनीतिक दल है। अनुशासन हमें यहां मिलेगा, डिसिप्लिन, क्योंकि विरोध करने का अधिकार ही नहीं है आपको। आर्थिक विकास बहुत तेजी से होता है, क्योंकि विरोध करने के लिए किसी को अधिकार ही नहीं है। जो शासक चाहता है, जो राजनीतिक दल चाहता है, उसी के जो प्रभावशाली लोग हैं वो सरकार में बैठे हुए होते हैं, वो निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसलिए यहां पर विकास भी, आर्थिक विकास भी तेजी से देखने को मिल सकता है। लेकिन इस प्रणाली के कुछ अवगुण भी हैं, बुराइयां भी हैं इसमें, जैसे अधिनायक तंत्र, तानाशाही वो यहां देखने को मिलती है, क्योंकि दूसरे दल को पनपने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए जो दल सत्ता में है वो अपनी तानाशाही जनता के ऊपर चलाता है। विपक्ष का अभाव, सारी नीतियां वही राजनीतिक दल बनाएगा जो सरकार चला रहा है, शासन का संचालन उसी के हाथों में है। विपक्ष का अभाव नहीं है, ये है यहाँ पूरी तरीके से है, तो ये लोकतंत्र के प्रतिकूल है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। इसके अलावा प्रगतिशील जो विचार हैं उनकी भी ये विचारधारा विरोधी है, क्योंकि यहां पर जो राजनीतिक दल प्रभुत्व में है, जो राजनीतिक दल सत्ता में है, वो लोगों की स्वतंत्रताओं पर ध्यान ही नहीं देता। यहाँ अंकुश बहुत, उन पर नियंत्रण बहुत जाता है। दूसरे दल को पनपने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, विपक्ष नहीं है, तानाशाही है, प्रगतिशील विचार नहीं है। ये एक दलीय व्यवस्था के अवगुण हैं। अब हम दूसरी व्यवस्था की बात करते हैं, द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय दल प्रणाली। शब्दावली को समझें तो द्वि मतलब दो, दली मतलब दो दल। अर्थात किसी देश में, इसका यह मतलब नहीं है किसी देश में दो दल हों और दल हो ही नहीं, इसका मतलब यह है कि किसी भी देश में दो ही दल महत्वपूर्ण हों, दो ही दल महत्वपूर्ण हों एवं अन्य दलों की भूमिका महत्वपूर्ण न हो। इसका मतलब क्या है कि उस दल में दल दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दो दल ही राजनीतिक रूप से अपना प्रभुत्व रखते हों। शासन का जो संचालन है वो उन दो दलों के हाथों में ही हो। जो अन्य दल हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो, वो शासन को प्रभावित करने की बहुत ज्यादा क्षमता नहीं रखते हो। हमेशा जो दो दल रहेंगे प्रभाव में,
कभी कभी इन दोनों दलों में एक कोई शासन में रहेगा, दूसरा मुख्यतः विपक्षी पार्टी बनेगा। जो अन्य दल हैं वो बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नहीं होते, अपनी राजनीति में बहुत ज्यादा प्रभावशाली भूमिका वो नहीं निभा सकते, उनका शासन में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता। इसीलिए जो शासन का जो संचालन है मुख्यतः इन्हीं दो दलों के हाथों में होता है। तो वो कौन सी प्रणाली होती है? द्विदलीय प्रणाली। यदि हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे ब्रिटेन में, अमेरिका, इनमें हमें द्विदलीय प्रणाली मिलेगी, दो दल मिलेंगे। इनमें दो दल मुख्यतः प्रभावशाली होंगे, जो अन्य दल होंगे उनकी भूमिका गौण होगी, वो राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं करते। इनमें से दोनों जो दल हैं उनमें से एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है, उन्हें बहुमत सिद्ध करने के लिए किसी अन्य तीसरे पार्टी की आवश्यकता नहीं होती। वो दो दलों में से किसी न किसी एक पार्टी मुख्य रूप से सत्ता में आ जाती है और दूसरी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाती है। द्विदलीय प्रणाली के दो और भाग हैं। कुछ देशों में स्पष्ट द्विदलीय प्रणाली है, कुछ देशों में अस्पष्ट द्विदलीय प्रणाली है। स्पष्ट की बात करूं मैं तो ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और अस्पष्ट की बात करूं तो अमेरिका, आयरलैंड इत्यादि। इनका मतलब क्या है? स्पष्ट द्विदलीय प्रणाली का मतलब है कि जिन देशों में जो दल हैं उनमें विचारधारात्मक रूप से पूरी तरह अंतर होता है, दोनों के चुनाव कार्यक्रम अलग अलग होते हैं, दोनों की नीतियां अलग अलग होते हैं, दोनों जनता से वादा करते हैं कि हम आएंगे तो ये विचारधारा को लागू करेंगे। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग उनकी सोच। जैसे ब्रिटेन में बात करूं तो मुख्य जो ये दो दल मिलेंगे, एक तो श्रमिक दल है, एक अनुदार दल है। इन दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, सोच अलग अलग है, नई नई अलग अलग नीतियां हैं, इसलिए यहां पर विचारधारात्मक रूप से अंतर देखने को मिलता है। लेकिन अमेरिका की मैं बात करूं फॉर एग्जांपल के लिए, तो यहां पर जो मुख्यतः दो दल हैं हम जानते हैं, डेमोक्रेटिक और दूसरा है रिपब्लिक। इन दलों में कोई विचारधारात्मक रूप से कोई अंतर नहीं है ज्यादा, इनके चुनाव कार्यक्रम भी लगभग समान से मिलेंगे, चुनाव जो नीतियां हैं वो भी लगभग एक जैसी मिलेंगी। इनमें कोई विचारधारा की दृष्टि से, नीतियों की दृष्टि से यहां दलों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता, इसलिए यहां पर अस्पष्ट द्विदलीय प्रणाली बोलते हैं। लेकिन ये देश है जो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, यहां दलों की विचारधाराओं में, नीतियों में बहुत अंतर देखने को मिलता है, इसीलिए यहां पर इसे स्पष्ट द्विदलीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं द्विदलीय प्रणाली के गुणों की। गुण बहुत हैं द्विदलीय प्रणाली के, बहुत अच्छी प्रणाली मानी जाती है। स्थिरता देखने को मिलेगी, भाई एक ही पार्टी सत्ता में है, दूसरी पार्टी विपक्ष बनेगी, जो पार्टी सत्ता में है उसके बाद स्पष्ट बहुमत है, इसलिए कहीं उसको अस्थिरता का कोई संकट नहीं होता सामान्यतः है। सरकार का निर्माण आसान, मजबूत विपक्ष जो दूसरी पार्टी है वो विपक्ष में रहेगी तो वो अच्छे तरीके से विपक्ष का भूमिका अदा कर पाएगी। उत्तरदायित्व का निर्धारण बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है तो उत्तरदायित्व का निर्धारण, जिस पार्टी सत्ता में है सारी नीतियां बनाने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर रहेगी। वो ये नहीं कह सकती हम गठबंधन में हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए वो अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकती। शासन का जो संचालन होता है वह स्वस्थ तरीके से हो पाएगा। सरकार का सीधा चुनाव, निर्माण भी आसान है, सरकार का चुनाव भी आसान है, क्लियर है कि दो में से एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, तो यहां पर गठबंधन की संभावना नहीं होगी, आसानी से सरकार का गठन भी हो जाता है, स्वस्थ नीतियां बनेंगी, बहुत अच्छा प्रणाली ये मानी जाती है। लेकिन कुछ इसके अवगुण भी हैं।
अवगुण क्या है? अवगुण या दोष कह लीजिए आप। चयन की स्वतंत्रता नहीं है, कम विकल्प नहीं है, चयन की कम स्वतंत्रता, ज्यादा आपको चयन की स्वतंत्रता इसमें नहीं मिलती है। बहुमत की तानाशाही होगी, क्योंकि यदि एक बार जिसको बहुमत मिल जाएगा उसके पास स्पष्ट बहुमत होगा तो अपनी उसको पता है मेरा कार्यकाल मैं अच्छे तरीके से चला पाऊंगा, तब तक वो अपनी बहुमत की तानाशाही भी यहां पर दिखा सकता है। राष्ट्र पूरा दो गुटों में बढ़ जाता है, क्योंकि एक पक्ष और दूसरा विपक्ष, राष्ट्र का दो गुटों में बट जाना, गुटों में बट जाना, और कठोर दलीय अनुशासन, दलीय अनुशासन, एक या तो व्यक्ति इस पार्टी का मेंबर होगा या फिर वो दूसरी पार्टी का मेंबर होगा, तो कठोर दलीय अनुशासन भी यहां पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ अवगुण है, बुराइयां हैं, आपको विकल्प ज्यादा नहीं है, बहुमत तानाशाह हो सकता है, राष्ट्र पक्ष विपक्ष में एक तरीके से बढ़ जाएगा, कठोर दलीय अनुशासन। अब हम बात करते हैं तीसरी और अंतिम दलीय प्रणाली की, वो है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय, जिसे हम भारत में भी देख सकते हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों में यही प्रणाली चलती है सामान्यतः। इस प्रणाली के अपने कुछ गुण हैं, इस प्रणाली के कुछ अवगुण हैं। सबसे पहले हम देखिए समझने की कोशिश करते हैं क्या ये बहुदलीय प्रणाली का मतलब है जिस देश में दो से ज्यादा राजनीतिक दल हों, और जो शासन को जो संचालन है वो उन दो से ज्यादा राजनीतिक दल के हाथों में भी होना चाहिए। गठबंधन सरकार सामान्यतः इन देशों में बनती रहती है, क्योंकि बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जहां किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए। ज्यादातर समय जो है चुनावों में वो किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होकर जो कई दलों के जो गठबंधन हैं उनको ही बहुमत प्राप्त होता है, किसी एक दल को सामान्यतः स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, इसलिए गठबंधन सरकार बनती रहती है। या दो से ज्यादा राजनीतिक दल होते हैं और जो कई राजनीतिक दल राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में बता चुका हूँ, जितने भी अधिकतर जो देश हैं बहुदलीय प्रणाली चलती है। फ्रांस में बहुत प्रचलन में है। मैं भारत की बात करूं तो भारत में भी बहुदलीय प्रणाली है। कई यहाँ तो इतने ज्यादा राजनीतिक दल हैं, हमने संख्याओं में भी गिनना हमारे लिए कई बार भारी पड़ जाता है, मुश्किल हो जाती है। तो बहुदलीय प्रणाली के अपने कुछ गुण हैं, अपने कुछ अवगुण हैं। गुण क्या है? जैसे चयन के अधिक विकल्प, चयन के अधिक विकल्प मिलेंगे, शासन निरंकुश नहीं हो पाता, निरंकुशता नहीं होगी, निरंकुशता यहां पर नहीं होगी। चयन के अधिक विकल्प मिल रहे हैं आपको, सभी हितों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दल हैं ना, तो अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। सभी हितों का प्रतिनिधित्व, राष्ट्र दो गुटों में नहीं बढ़ता, राष्ट्र दो गुटों में नहीं बढ़ता, ये भी अच्छी ये, लेकिन ये तो हैं इसके गुण, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं, अवगुण भी हैं, उनको भी हमें देखना ज्यादा जरूरी है। हमें हर जो प्रणाली है उसके दोष और उसमें क्या गुण हैं ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम पता लगा पाएंगे कौन सी शासन प्रणाली अच्छी मानी जाती है, कौन सी अच्छी शासन प्रणाली बेकार होती है, बुरी समझी जाती है। कई लोग तो हर जो प्रणाली है वो अलग अलग देश की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप वो वहां पर होती है। यदि हम बहुदलीय प्रणाली के दोष की बात करें तो कुछ इसमें दोष भी हैं, जैसे अस्थिरता। गठबंधन सरकार यदि बनेगी तो निश्चित रूप से उसमें हमेशा क्या डर होता है? अस्थिरता का, पता नहीं कब गिर जाए।
कब कौन सा दल अपना समर्थन वापस ले ले। उत्तरदायित्व का अभाव, उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी। जब कई सारे दलों की जब सरकार बनेगी तो किसी से जिम्मेदारी के बारे में पूछेंगे, उनसे वो प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, ये हमारे द्वारा नहीं किया गया, ये उन्होंने निर्णय लिया है, इसमें हमारी सहभागिता नहीं थी, हम तो बाहर से समर्थन दे रहे हैं। तो वो उत्तरदायित्व, वो जिम्मेदारियों को लेने से बचने की कोशिश करते हैं। समर्थन तो दे रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, लेकिन जब जिम्मेदारियां या उत्तरदायित्व की जब बात आती है, उत्तरदायित्व लेने से बचने की कोशिश करते हैं। कार्य कुशलता का अभाव, कार्य कुशलता का अभाव। गठबंधन सरकार है, कई बार कई दलों के दबाव होते हैं, आप ये कार्य कीजिए, ये न कीजिए, तो राष्ट्रहित के बारे में, राष्ट्रहित के संदर्भ में कई बार उचित फैसले नहीं लिए जाते। क्षेत्रीय दल ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं इसमें। और चौथा, कार्यपालिका की दुर्बल स्थिति, कार्यपालिका की दुर्बल स्थिति। इनमें जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जैसे हमारे भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है, कई देशों में राष्ट्रपति होता है। तो जब गठबंधन सरकार होती है तो उसके लिए कई बार मुश्किलें पैदा होती हैं, क्योंकि जब भी वो कोई मजबूत निर्णय लेने की कोशिश करते हैं जो देश हित में होते हैं, लेकिन वो कई दलों को पसंद नहीं आते, वो समर्थन वापसी की धमकी देते हैं, तो कहीं न कहीं कार्यपालिका की स्थिति दुर्बल हो जाती है। तो एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय प्रणाली, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। और हर प्रणाली के अपने कुछ गुण हैं, हर प्रणाली के कुछ अवगुण हैं। फाइनर हैं, बहुत बड़े राजनीतिक विचारक हैं, वो द्विदलीय प्रणाली को अच्छा मानते हैं। वो कहते हैं कि जहां द्विदलीय प्रणाली है वहां लोग ज्यादा सुखी होंगे, कर्तव्य परायण होंगे। लेकिन कुछ लोग बहुदलीय प्रणाली को अच्छे मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर चयन की अधिक स्वतंत्रता है, विकल्प ज्यादा है, सभी हितों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो इस प्रकार अलग अलग देशों में हमें अलग अलग दलीय प्रणाली देखने को मिलती है।